गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं सुरेश दुबे आज आप लोगों के साथ भूगोल की लूसेंट सीरीज प्रारंभ कर रहा हूं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का PDF मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को कई सीरीज प्राप्त हो रही है, जिसमें इन्वायरमेंट इकोलॉजी की सीरीज है, लूसेंट की सीरीज है, हिंदी की सीरीज है, परीक्षा वाली सीरीज है। तो आप इन तमाम सीरीज का मटेरियल जो है इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का लूसेंट सीरीज। जो ज्योग्राफी है इसका सेक्शन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जबकि इसका अन्य सेक्शन जो है वह नीतीश सर आप लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। तो आप इस मटेरियल का भरपूर लाभ उठाएं। तो आइए देखते हैं यहाँ पर जो ज्योग्राफी की सीरीज है, यहाँ पर अगर हम बात करें कि अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में, ऐसा नहीं है कि भूगोल प्रारंभ से ही एक विषय के रूप में चयनित था। अगर देखा जाए भूगोल एज ए विषय, क्योंकि भूगोल क्या है, एक प्रकार से यह साइंस का भी विषय है और आर्ट का भी विषय है। तो प्रारंभ में क्या था, ना तो यह किसी विषय के रूप में इसको मान्यता नहीं थी, यह किसी ना किसी विषय के सहयोग के रूप में कार्य करता था। लेकिन इसको स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता कब मिली है, तो यह आपसे कभी काल पूछा जा सकता है। यह 19वीं शताब्दी में इसको एक अलग विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। इसी प्रकार भूगोल के नामकरण एवं इस विषय को प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का जो श्रेय है, यह यूनान के भूगोलवेत्ताओं को दिया जाता है। वैसे इसकी बहुत विस्तृत चर्चा जो भूगोल का ऐतिहासिक पक्ष है या सैद्धांतिक पक्ष है उसमें किया जाता है, लेकिन यहाँ पर लूसेंट सीरीज है, हम ज़्यादा इसका विस्तार नहीं करेंगे। एज इट इज़ टू द पॉइंट यहाँ पर चलने का प्रयास किया जाएगा। फिर यहाँ पर है हिकैटियस जो हैं, जिनको हम भूगोल का पिता मानते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तक, इसमें इस पुस्तक का नाम है जस पेरियोडस, और इसी पुस्तक का अन्य नाम भी है पृथ्वी का वर्णन। तो जस पेरियोडस का तात्पर्य होता है पृथ्वी का वर्णन। किसके द्वारा लिखा गया है? हिकैटियस के द्वारा लिखा गया है। और इसमें इन्होंने भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया है, और इसी आधार पर हिकैटियस को हम लोग भूगोल का पिता मानते हैं। भूगोल के जनक कौन है? हिकैटियस माने जाते हैं। जैसे हेरोडोटस आपके हैं इतिहास के जनक। यहां पर अगर हम बात करें 20वीं शताब्दी के आरंभ में भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। क्योंकि शुरू में जब 19वीं सदी में भूगोल की शुरुआत एज ए विषय के रूप में हुई, तो एक लंबे कालखंड तक, लगभग एक पूरी सदी तक यह भूगोल के ही रूप में आगे बढ़ा। लेकिन 20वीं सदी के आरंभ में भूगोल जो है यह मनुष्य और पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के रूप में विकसित हुआ। अर्थात यहाँ से पर्यावरण की भी शुरुआत प्रारंभ हो जाती है, और इसी के तहत दो विचारधाराएं जन्म लेती हैं। एक होती है संभववाद और एक होती है निश्चयवाद। या निश्चयवाद और संभववाद क्या है, इसकी बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में कर चुके हैं। आप उसको एक बार अवश्य देखें, वहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा इस पर स्पष्टता प्राप्त हो जाएगी। फिर भी संभववाद के जो प्रणेता हैं ये हैं वाइडल डे ला ब्लास महोदय और फैब्रे महोदय। इसी प्रकार अगर निश्चयवाद की हम बात करें तो इसके प्रणेता हैं कार्ल रिटर हैं, राइटजल हैं, एलन सैम्पुल हैं और हटिंगटन हैं। तो इन सब विषय वस्तुओं की चर्चा हम लोग इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन में किए हैं, और इन्हीं सब के मध्य में आती है जो मध्यम विचारधारा, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने ग्रिफिथ टेलर के विषय में डिस्कशन किया है। फिर वहाँ पे दसमन का त्रिभुजाकार मॉडल है, बहुत से सिद्धांत हैं, सियरा क्लब है, कई सिद्धांत है, तो उसकी भी चर्चा की गई है। तो यहाँ पर हमको ध्यान में रखना होगा। इसी प्रकार कुछ यहाँ पर परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे स्ट्रैबो ने परिभाषा दिया है कि भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका, एक इसकी परिभाषा है, कभी काल पूछा जा सकता है, कि जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व, आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरातल के क्षेत्रों में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। ये किसके अनुसार कथन है? यह स्ट्रैबो के अनुसार। साथ में क्लैडियस जो हैं
क्लैडियस टालमी, इनके अनुसार क्या सेंटेंस है कि भूगोल पृथ्वी की झलक को, भूगोल क्या है, पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। बहुत बार ये परिभाषा पूछी गई है, लेकिन ध्यान रखिएगा यह नॉर्मल एग्जामों में कम पूछा जाता है। ज़्यादातर ये सब प्रश्न जो होते हैं जो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर, ये सब वहाँ के लिए ज़्यादा प्रासंगिक हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पर टू द पॉइंट है, एक बार दो बार आप अवश्य देखें, क्योंकि यदि प्रश्न आ गया तो आप इसे सहजतापूर्वक बना ले जाएं। यहाँ पर अगला जो तथ्य है एक कार्ल रिटर के बारे में है। कार्ल रिटर जो है, भूगोल वह विज्ञान है, इनके अनुसार, कार्ल रिटर के अनुसार भूगोल की क्या परिभाषा दे रहे हैं कि भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों, घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। किसके अनुसार है? कार्ल रिटर के अनुसार है। इसी प्रकार आर्थर होम्स के अनुसार, होम्स की भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत, और कहीं ना कहीं इन्होंने जो प्लेट शब्द है उसके विषय में भी इन्होंने अपनी कुछ व्याख्या व्यक्त की है। तो यहाँ पर आर्थर होम्स जो कहते हैं कि भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये चार लोगों के द्वारा दी गई प्रमुख परिभाषाएं हैं भूगोल के विषय में, जो हमको याद रखनी होगी। अगला यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो ध्यान में रखना है। जैसे हिकैटियस, ये कौन है? तो हिकैटियस भूगोल के जनक कहे जाते हैं। हमने प्रारंभ में ही आपसे कहा है, यहाँ पर अगर आप देखें हिकैटियस ये है, यहाँ पर हिकैटियस ने ही जस पेरियोडस अर्थात पृथ्वी का वर्णन जो इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने भौगोलिक तथ्यों का क्रमबद्ध समावेश किया है। तो इसी आधार पर अगर हम कहें तो हिकैटियस को हम क्या कहते हैं? भूगोल का जनक मानते हैं। फिर अगर बात करें वर्तमान भूगोल का जनक हम किसे कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को कहते हैं। किसको कहते हैं? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को हम लोग वर्तमान भूगोल का जनक मानते हैं। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे कहते हैं? इरेटोस्थनीज को कहते हैं। जियोग्राफिका शब्द का प्रथम प्रस्तावक कौन है? इरेटोस्थनीज हैं। इसी प्रकार भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? पोलिडोनियम को कहते हैं। सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? कार्ल ओसावर को कहते हैं, जो प्रादेशिक भूगोल में विशेष काम करते हैं, रीजनल ज्योग्राफी में। और साथ करके अगर हम बात करें कल्चरल ज्योग्राफी, यहाँ पर अगर बात करें गणितीय भूगोल के संस्थापक कौन है? थेल्स व एलेक्जेंडर हैं। और इसी के साथ मात्रात्मक जो ज्योग्राफी है उसकी शुरुआत की जाती है सेकेंड विश्व युद्ध के बाद। फिर यहाँ पर बात करें विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? तो मार्टिन बैहम महोदय हैं। विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता कौन है? एलेक्जेंडर हैं। और भौगोलिक विश्वकोश के रचनाकार कौन है? स्ट्राबो हैं। तो यह कुछ प्रमुख कह सकते हैं परिभाषाएं हैं, और किसके द्वारा दी गई है यह यहाँ पर इनका नाम है। अगर हम ब्रह्मांड के विषय में बात करें, चूंकि प्रश्न तो लूसेंट का सीरीज है, इसलिए यहाँ पर जितने भी तथ्य हैं उन तथ्यों की हम क्रमबद्ध तरीके से चर्चा करेंगे। बस यहाँ पर अरेंजमेंट हमारे अनुसार रहेगा कि जिससे आपको याद करने में थोड़ी सी सहूलियत रहे। यहाँ पर अगर ब्रह्मांड के विषय में बात करें तो ब्रह्मांड की क्या यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है, यह पहले हमको ध्यान रखना है कि द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मांड कहते हैं। अर्थात जो मैटर होता है और जो एनर्जी होता है, इसी का जो कंपोजिशन होता है उसी को हम ब्रह्मांड कहते हैं। क्योंकि एक अगर तथ्य हम बात करें तो ब्रह्मांड का लगभग, ध्यान रखिएगा, दो पार्ट होता है। एक पार्ट इसका होता है जिसको कहते हैं विजुअल पार्ट होता है, और एक होता है जो अदृश्य होता है। क्या होता है? अदृश्य होता है। अदृश्य पार्ट ये होता है 96% पूरे ब्रह्मांड का, और विजुअल पार्ट है केवल 4%। ब्रह्मांड का केवल 4% भाग ही दृश्यमान होता है। और इसी विजुअल पार्ट का अगर हम बात करें, जो दृश्य पार्ट है, इसी दृश्य पार्ट में अगर हम देखें तो हमारी करीब करीब 100 बिलियन, कितनी? 100 बिलियन यहाँ पर गैलेक्सी हैं। कितनी गैलेक्सी हैं? 100 बिलियन गैलेक्सी हैं। और प्रति गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं। 100 बिलियन तारे हैं, और एक तारों के पास कई वहां पर ग्रह और उपग्रह हैं। और इसी तारे में एक तारा है जिसका नाम है सन, और सन के 8 ग्रह और उपग्रह। तो आप सन की तो कल्पना छोड़िए, केवल सन की एक ग्रह जो पृथ्वी है इसकी कल्पना अगर आप करें तो कितनी विशाल है। और फिर इसका उपग्रह
और इस प्रकार से देखा जाए तो सूर्य के 8 ग्रह और उन सब के उपग्रह ये सब सन की परिक्रमा करते हैं। तो सन कितना विशाल होगा, और इस प्रकार से 100 बिलियन तारे एक गैलेक्सी में होते हैं। और इस प्रकार पूरे ब्रह्मांड में देखा जाए तो 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं। और ये सब जो पार्ट है ये सब मिला के मात्र कितना है पूरे ब्रह्मांड का 4%। और यही विजिबल जो पार्ट है यही मास है या यही द्रव्य है, इसमें द्रव्यमान है। शेष जो 96% भाग है जो हमको दिखाई ही नहीं पड़ता ब्रह्मांड का, ये पूरी तरीके से क्या है, यह एनर्जी है, ऊर्जा है। तो आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि ब्रह्मांड कितना विशाल है। तो यहां पर वही कह रहा है कि द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं हम लोग, ब्रह्मांड कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर के महाकाय आकाश गंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। काफी विशाल है, हम लोगों की कल्पना से भी परे इसका सीमाएं हैं जो हम इमेजिन नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में, कुछ यहाँ पर सिद्धांत हमारे सामने प्रस्तुत है। जैसे सबसे जो प्रमाणित सिद्धांत है जिस पे सर्वाधिक भूगोलविदताओं का मत है वह है बिग बैंग की थ्योरी। क्या है बिग बैंग की थ्योरी? और यह बिग बैंग की थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी? तो जॉर्ज लेमेंतेयर के अनुसार यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में व्याख्या सबसे स्पष्ट तरीके से करता है। उसी प्रकार जो दूसरा सिद्धांत है वह कहता है स्टडी स्टेट की थ्योरी है। इसी को साम्या अवस्था कहते हैं, सतत सृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, या इसी को स्थिर अवस्था का सिद्धांत कहते हैं। कभी काल पूछा जाता है साम्य अवस्था का सिद्धांत, सतत सृष्टि का सिद्धांत या स्थिर अवस्था का सिद्धांत, इसी का नाम है स्टडी स्टेट का सिद्धांत। यह थॉमस गोल्ड व हरमन बॉडी के द्वारा किया गया है। इसी प्रकार जो पल्सेटिंग यूनिवर्स की थ्योरी है, दोलन सिद्धांत का, इसको किसने प्रतिपादित किया है? तो डॉक्टर एलन संडेजा ने इसको प्रतिपादित किया है। साथ में अगर हम बात करें इन्फ्लेशनरी थ्योरी या स्फीति सिद्धांत किसने दिया है? तो एलन गुथ महोदय ने इसको प्रतिपादित किया है। अगर हम आगे बात करें कि महाविस्फोट का जो सिद्धांत है जिसको बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के खगोलज्ञ एवं पादरी एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने किया था। बाद में इसका परिमार्जन रॉबर्ट बैगोनर ने किया है। किसने किया है? रॉबर्ट बैगोनर ने इसका बाद में परिमार्जन किया है। साथ में अगर हम बात करें महाविस्फोट सिद्धांत के अनुसार, यहाँ पर कुछ तथ्य हमारे सामने प्रस्तुत है, इसको हमें देखना है। जैसे लिखा है आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना है अति छोटे गोलक, जिसको कहते हैं हम एकाकीय परमाणु। क्या कहते हैं? एकाकीय परमाणु। तो इसका तात्पर्य है कि यह एक सूक्ष्मतम बिंदु है जहां से पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और के रूप में एक ही स्थान पर स्थित था, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म एवं तापमान घनत्व अनंत था। वह इतना छोटा था लेकिन उसका टेम्परेचर और डेंसिटी अनंत थी। क्या थी? अनंत थी। सोचिए, कल्पना यही की जाती है कि मटर के दाने के बराबर पूरा ब्रह्मांड था और उसी में जब विस्फोट हुआ तो वर्तमान का ये पूरा ब्रह्मांड हमारे सामने प्रकट हुआ है। इसमें अनगिनत कह सकते हैं आकाश गंगाएं, और प्रत्येक आकाश गंगा में अनगिनत तारे विद्यमान हैं। वैसे अभी संख्या हमने देख लिया है 100 बिलियन गैलेक्सीज हैं और प्रति गैलेक्सी में 100 बिलियन तारे हैं। इतना विशाल जो ब्रह्मांड जो सब 4% है और अदृश्य जो हैं 96%, सब मिला के 100% का जो विकास हुआ है ब्रह्मांड का, यह मात्र एक छोटे से सिंगुलरिटी पॉइंट से हुआ है जिसको कहते हैं एकाकी परमाणु, जिसका आयतन एक मटर के दाने के बराबर था। ये सब बात इस महाविस्फोट सिद्धांत के दौरान ही बताई गई थी। और किसके द्वारा? तो यहाँ पर जो पादरी एब लार्ज लेमेंतेयर हैं और जिसका बाद में परिमार्जन किया गया है रॉबर्ट बैगनर के द्वारा। यहाँ पर अगर बात करें इसके दूसरे तथ्य की, तो यहाँ पर कह रहा है कि अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु का आकस्मिक विस्फोट हुआ। क्यों विस्फोट हुआ इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन उस बिंदु का विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट, ब्रह्मांडीय विस्फोट या बिग बैंग की थ्योरी कहते हैं। इस अचानक विस्फोट से पदार्थों का बिखराव हुआ, जिससे सामान्य पदार्थ निर्मित हुए हैं। इसके अलगाव के कारण काले पदार्थ बने, जिनके समूहन से अनेक ब्रह्मांडीय पिंडों का सृजन हुआ है।
साथ में वैज्ञानिकों का विश्वास है कि महाविस्फोट जो बिग बैंग की घटना है आज से लगभग 13.7 अरब वर्ष पहले हुई और महाविस्फोट के लगभग 10.5 अरब वर्ष पश्चात यानी आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हमारे सौर मंडल का विकास हुआ और सौर मंडल तथा सौर मंडल के परिवार का विकास हुआ आज से 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व या ब्रह्मांड की उत्पत्ति के 10.5 अरब वर्ष पश्चात। दोनों सेंटेंस एक ही है। इस प्रकार बिग बैंग परिघटना से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है और तभी से उसमें निरंतर विस्तार जारी है। इसके साक्ष्य के रूप में आकाश गंगाओं के बीच बढ़ती दूरी का साक्ष्य दिया जाता है, क्योंकि जो आकाश गंगाएं हैं, जो खगोलीय पिंड हैं, इनके मध्य की दूरी लगातार बढ़ रही है और बढ़ते दर से बढ़ रही है। इसका तात्पर्य है कि अगर आज इनके मध्य का विस्तार 10 किलोमीटर प्रति सेकंड हो रहा है तो अगले क्षण यह विस्तार 11 किलोमीटर पर सेकंड होता है, अर्थात लगातार इनके मध्य की दूरी बढ़ रही है, वो भी बढ़ते हुए दर से बढ़ रही है। और इसका प्रमाण कैसे हमको प्राप्त होता है, तो इस पर एक डॉपलर इफेक्ट है जो रेड शिफ्टिंग को प्रमाणित करता है और इसी के आधार पर हम लोग यह पता लगाते हैं कि किस प्रकार से ब्रह्मांड का लगातार बढ़ते हुए दर से विस्तार हो रहा है। तो आपसे कभी काल यह प्रश्न पूछा जाता है डॉपलर इफेक्ट क्या है। डॉपलर इफेक्ट में रेड शिफ्टिंग होती है। रेड शिफ्टिंग का तात्पर्य होता है कि दो पिंड एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसलिए रेड कलर हमको दिखाई पड़ता है। ये सब विचार है। बाकी इस पर कुछ और भी वैज्ञानिक शोध हमारे सामने हैं, उसकी चर्चा तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।